नमस्कार, बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। बहुजन संवाद में आज हम चर्चा करेंगे तिब्बत दिवस के बारे में। तिब्बत दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है और ये वही दिन है जिस दिन चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था 1959 के अंदर। और पूरा देश जानता है कि इसके बाद में भारत के ऊपर चीन ने हमला भी किया था और यहाँ पर एक निर्वासित सरकार काम करती है धर्मशाला में। दलाई लामा जी तभी से निर्वासित जीवन यहाँ पर जी रहे हैं। पूरी दुनिया में जब भी शांति की बात होती है तब दलाई लामा जी का नाम लिया जाता है। एक बहुत बड़ा एक बुद्धिस्ट सेंटर के तौर पर भी जो है पूरी दुनिया में धर्मशाला स्थापित हुआ है। वहाँ जो सरकार काम करती है वो भी चुनी जाती है, उसकी भी पूरी एक प्रक्रिया है और मुझे लगता है कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट और डेमोक्रेटिक तरीके से काम करने वाली तिब्बती सरकार है। लेकिन भारत ने जो कमिटमेंट दिया था, भारत ने जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर प्रस्ताव पारित किया था, उसके अनुरूप भारत सरकार काम नहीं कर रही। कहीं ना कहीं चीन का दबाव काम करता है। तो जो तिब्बत की मुक्ति का सवाल है, आज हम उसको लेकर के बात करेंगे। और देश के अंदर जो जाना माना नाम है, चेहरा है प्रोफेसर आनंद कुमार जी का, समाजवादी आंदोलन के बड़े चिंतक के तौर पर, जेएनयू के अध्यक्ष के तौर पर, फिर इसके बाद में जेएनयू के टीचर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के तौर पर, इंडियन सोशलॉजिकल कांग्रेस के तमाम सारे पदों को आपने सुशोभित करने का काम किया है। और इस सब से आगे जाकर के जो तमाम आंदोलनकारी समूह है वो उन्हें याद करते हैं जेपी आंदोलन के एक प्रमुख नेता के तौर पर। छात्र संघर्ष वाहिनी जब जेपी ने बनाई थी और तानाशाही के खिलाफ में जब एक उन्होंने संघर्ष छेड़ा था, उसकी अगुवाई युवाओं के बीच में करने वाले भी प्रोफेसर आनंद कुमार जी हैं। आज अभी आप इस उम्र में भी बहुत सक्रिय हैं और तिब्बत के जो लोग हैं उनको एक आशा की किरण जो है प्रोफेसर साहब के जो काम चलता है पूरे देश में, उससे लगता है कि नहीं, भारतवासी आज भी तिब्बत के साथ में खड़े हैं, सरकार ने भले ही मुंह मोड़ लिया हो। प्रोफेसर आनंद कुमार जी, आपका बहुजन संवाद में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी भी को होस्ट के तौर पर जुड़े हैं। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा ये 10 मार्च का महत्व क्या है? मैंने तो उसका एक छोटा सा ब्रीफ दिया है, लेकिन क्यों मनाया जाता है और क्यों मनाया जाना चाहिए तिब्बत दिवस? आप दोनों को, सुनीलम जी और आनंद प्रकाश जी को बहुत धन्यवाद कि आपकी मदद से बहुजन संवाद के दर्शकों के सामने हम दुनिया के सबसे दुखी देश की, जो हमारा पड़ोसी भी है, कथा रखने का मौका पा रहे हैं। 10 मार्च, जैसा आपने बहुत सही बताया, सारी दुनिया में तिब्बती लोगों के लिए अपनी आज़ादी के खोने का दिन है और आज़ादी के लौटने के प्रयासों के शुभारंभ का भी दिन है। चीन एक क्रांति के दौर से गुजरा था। 1949 में वहां पर साम्यवादी दर्शन को मानने वाले माओ से तुंग और उनके अनुयायियों का शासन शुरू हुआ और ये आशा की गई कि उसके जरिए एशिया में प्रगतिशीलता को बढ़ावा मिलेगा। इसी उम्मीद से चीन के तमाम दोषों को तब के नव स्वाधीन भारत के राष्ट्रीय नेतृत्व ने अनदेखा किया और उनसे संवाद बनाया, उनको दुनिया में स्वीकार्य बनाया। लेकिन चीन का जो नया एक बल बना माओ से तुंग के नेतृत्व में, उसने बजाय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वराज को, मैत्री को, सहयोग को बढ़ाने के, अपने आसपास के इलाकों पर विस्तारवादी दबाव बनाया, जिसमें उन्होंने पूर्वी तुर्किस्तान पर कब्जा किया, मंगोलिया पर कब्जा किया और तिब्बत पर कब्जा किया। अगर आप चीन का नक्शा देखें, 1949 की क्रांति की सुबह और 1959 के रात में, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि 2/3 भूगोल चीन का हड़पा हुआ है। तो आज दुनिया को ये याद करने की जरूरत है कि जब सारी दुनिया में साम्राज्यवाद का
सूरज अस्त हो रहा था। भारत की आजादी की जीत से शुरू हुआ और वो इंडोनेशिया और कीनिया और तंजानिया तक गया। उसी समय एशिया के ही एक निर्मल क्षेत्र तिब्बत में आजादी का सूरज अस्त हो रहा था और वो पूंजीवादी साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा नहीं हो रहा था, बल्कि चीन की एक नए तरह की राष्ट्रवादी जमात द्वारा हो रहा था, जो सेना के बल पर अपना विस्तार कर रही थी। चीन के इस हरकत का आज पूरी दुनिया के सामने पर्दा उठ चुका है। चीन के 18 पड़ोसी देश हैं। किसी पड़ोसी देश के साथ उसके संबंध सहज नहीं है। हर पड़ोसी देश की जमीन पर, उसके भूगोल पर उसकी लालची निगाह है और भारत का तो लगभग 30,000 वर्ग मील क्षेत्र चीन ने 1962 के हमले के बाद ले लिया। तिब्बत तो पूरा का पूरा हड़प गए और हम संसद के सर्वसम्मत प्रस्ताव, सर्वदलीय प्रस्ताव को भुला करके चीन के साथ उनकी गलतियों को नजरअंदाज करते हुए एक मैत्री का प्रयास करते रहे। 18 बार हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्र नायकों से मिले, कभी अलग मिले, कभी मिल के मिले, कभी भारत में मिले, कभी चीन में मिले, लेकिन चीन का नजरिया विस्तारवादी बना हुआ है, जो दुनिया भर के प्रगतिशील ताकतों के लिए, मार्क्सवादियों के लिए, समाजवादियों के लिए, जनतंत्रवादियों के लिए शर्म की बात है। हम आज 9 मार्च को तिब्बत दिवस की पूर्व संध्या पर आपकी मदद से ये याद कराना चाहते हैं कि दुनिया में आजादी की मशाल बुझाने का बड़ी बड़ी ताकतों ने प्रयास किया। अंग्रेजों ने भारत में आजादी की मशाल को 200 साल तक बुझा कर रखा, लेकिन वो जल के रही। शहीदों के बलिदान से जली, सत्याग्रह से जली, असहयोग से जली, राष्ट्रीय एकता से जली। अमेरिका ने वियतनाम में बम बरसाए, लेकिन वियतनाम की जो आजादी की भूख थी वो मिटाई नहीं गई। आज वियतनाम न सिर्फ आजाद हुआ है, साम्राज्यवादी को पराजित कर चुका है, बल्कि वो एक भी हो गया। उत्तर वियतनाम, दक्षिण वियतनाम जैसी कोई चीज नहीं, अब वियतनाम एक राष्ट्र हो गया। और इसी वियतनाम ने चीन के विस्तारवाद को भी चुनौती दी। चीन के तमाम पड़ोसी देशों में वियतनाम अकेला देश है जिसने चीन की सेना को पराजित किया और चीन की हिम्मत नहीं पड़ी कि दोबारा वियतनाम की तरफ लालची निगाह से देखे। आज तिब्बत के लोगों का प्रयास है कि अहिंसक तरीके से सत्य को दुनिया के सामने रखें। और सुनीलम जी, ये खुशी की बात है कि 1959 में कुल 2-3 देश तिब्बत के बारे में जानते थे। उसका अंतर्राष्ट्रीय संबंध भूटान से था, भारत से एक तरह से था, लेकिन बाकी दुनिया को चीन के बारे में तो मालूम था, तिब्बत के बारे में कुछ नहीं मालूम था। आज दुनिया में 100 से ज्यादा देशों में तिब्बत मैत्री के संघ बने हैं और अभी भी ब्रसेल्स में दुनिया भर के तिब्बत मैत्री संगठनों का समागम सम्मेलन हुआ है। इसी तरह से जहां दुनिया चुप थी और चीन के इस अन्याय की उपेक्षा कर रही थी, अब यूरोपियन यूनियन से लेकर के और दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका तक में दलाई लामा को बुलाया गया है। उनको अपना पक्ष रखने का मौका मिला है और इसमें उनको विश्व शांति का जो पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार 1989 में, उसका भी बड़ा योगदान था। आज भारत इसमें क्या कर सकता है, ये चिंता की बात है। और भारत को चीन के इरादों के बारे में अलग से जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गलवान घाटी में अभी भी चीनी सेना मौजूद है। हमारे प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने में घबराते हैं, लेकिन रक्षा मंत्री और हमारी सेना के बड़े कमांडर श्री मनोज पांडे ने बयान दे के कहा है कि परिस्थितियां बहुत नाजुक हैं। तो सुनीलम जी, जब चीन ने तिब्बत की आजादी पर हमला किया तो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के 2 बड़े प्रेरणा पुरुष जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया ने अपने अपने तरीके से तिब्बत की मदद के लिए भारत को जगाने का काम शुरू किया। आज भी हम लोग उस विरासत को लेके आगे बढ़ रहे हैं। भारत तिब्बत मैत्री संघ साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि जेपी और लोहिया जी ने किस तरीके से तिब्बत के सवाल को उठाया। समाजवादियों के लिए ये एक कमिटमेंट है
डेमोक्रेसी को लेके कमिटमेंट है, आजादी को लेके कमिटमेंट है, जैसा कमिटमेंट नेपाल को लेकर के रहा कि नेपाल के अंदर जब राजशाही थी और हर समय लोकतंत्र के ताकतों को वहां पर समर्थन किया। कोइराला जी तो खुद ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य भी थे। उसी तरीके से बर्मा के अंदर भी समाजवादियों ने ये काम किया। तो ये जो कमिटमेंट रहा है, इसको लेकर के क्या-क्या काम समाजवादी जो आपने जिन 2 पुरोधाओं का नाम लिया, क्या-क्या काम उनके द्वारा किया गया? फिर हम उसके आगे फिर आएँगे कि कैसे उस काम को आगे बढ़ाने का जी, आपने बहुत आपके नेतृत्व में सही प्रस्ताव। जी। प्रश्न उठाया है। देखिए, जब भारत की आजादी की लड़ाई चल रही थी, तो गांधी, नेहरू से लेकर के नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण का ये मानना था कि भारत की आजादी की लड़ाई विश्व की साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ है और विश्व में स्वराज और स्वतंत्रता के पक्ष में है। और भारत का आजाद होना दुनिया की आजादी की कहानी में एक बड़ा अध्याय एक देश का ही नहीं होगा, पूरी दुनिया के लिए होगा। इस माने में हम इस बात के लिए वचनबद्ध थे कि जब हम जीतेंगे अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ, तो बाकी दुनिया में जहां जहां साम्राज्यवाद की अलग अलग लड़ाइयां चल रही थी, फ्रांस का साम्राज्यवाद था, डच साम्राज्यवाद था, और भी साम्राज्यवाद थे, उनका हम विरोध करने में उन राष्ट्रों को मदद करेंगे। और जहां लोकतंत्र नहीं है, देश तो अपना है लेकिन लोकतंत्र नहीं है, वहां लोकतंत्र की मदद करेंगे, जैसा आपने जिक्र किया म्यांमार का और नेपाल का। उसी क्रम में सबसे पहले राम मनोहर लोहिया ने 1949 में जब तिब्बत की तरफ चीन की लालची निगाहें पहली बार पड़ी, उन्होंने एक तरुण दलाई लामा से दबाव डाल करके एक समझौता किया 17 सूत्री। तो उसकी लोहिया ने सार्वजनिक आलोचना की और दिल्ली से लेकर लंदन तक मीडिया के जरिए दुनिया को सचेत करने का काम किया। लेकिन तब अभी नई नई क्रांति हो रही थी और भारत के नायकों को ये उम्मीद थी कि कुछ गलतियों का एक मौका इनको दे करके उनको क्षमा करके उनको रास्ते पर लाया जाए, जिससे कि चीन और भारत मिलकर के दुनिया में समाजवाद की मशाल को ऊपर उठाएंगे। लेकिन चीन के इरादे कुछ और थे और तब जब 1959 में दलाई लामा पर दबाव डाला गया और वो अपनी आजादी की तलाश में देश छोड़ने को मजबूर हुए, तो जयप्रकाश नारायण जी ने पहले कलकत्ता में और फिर दिल्ली में एफ्रो एशियन सम्मेलन किया और अफ्रीका और एशिया के 9 स्वाधीन देशों के प्रतिनिधियों को बुला करके तिब्बत का दुख उनके सामने रखा। हमारे देश की सरकार ने भी 1965 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में तिब्बत का सवाल उठा और हमारी सरकार ने, हमारे देश ने तिब्बत के पक्ष में वोट किया। लेकिन उसके बाद से हम 1962 के हार का सदमा, चीन का बढ़ता दबाव और अमेरिका और चीन की नई नई दोस्ती, उसके आगे हम कुछ ज्यादा नहीं कर सके। हाँ, ये जरूर किया भारत ने कि उस महान दुर्घटना के बाद जब ये शरण लेने के लिए भारत आए, लगभग 60,000 शरणार्थियों के साथ दलाई लामा को हमने अतिथि बनाया और आज भी हम उनको शरणार्थी नहीं कहते हैं, अतिथि कहते हैं। और दलाई लामा ने भारत में रह करके पहले तो अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए तिब्बती बच्चों की शिक्षा का इंतजाम किया और आज तिब्बती बच्चे 100% सुशिक्षित हैं, दुनिया की कई भाषाओं के जानकार हैं और दुनिया के 15 बड़े महानगरों में, राजधानियों में तिब्बत का प्रतिनिधि काम करता है, दिल्ली में भी काम करता है। तो समाजवादियों की एक परंपरा थी जिसमें लोहिया और जयप्रकाश तो सूत्रधार थे। उसके बाद की जो हमारा नेतृत्व मंडल आया, मधुलिमय, राजनारायण, मधु दंडवते, जॉर्ज फर्नांडिस, किशन पटनायक, किसी ने इसमें अपने को पीछे नहीं रखा। और आप सब भी, आपने मुझे ये कहने में बहुत गर्व है कि आपने खुद, जब आप युवा जनता के नाते सोशलिस्ट इंटरनेशनल के युवा मंच के नायक थे, तो आपने तिब्बती यूथ कांग्रेस को इंटरनेशनल सोशलिस्ट यूथ मूवमेंट से जोड़ा था। ऐसे ही और लोगों ने अपनी अपनी मदद की, अपनी अपनी भूमिका निभाई। इसमें आचार्य कृपलानी, मोहम्मद करीम छागला, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के सभी नायकों ने इसमें अपना अपना योगदान किया है। लेकिन सबसे ज्यादा सीधी और हिम्मती प्रतिबद्धता समाजवादियों की रही है और मुझे इस बात का संतोष है कि हमारी आपकी पीढ़ी भी उस काम को जारी रखे हुए है। जी प्रोफेसर साहब, आपने
जब बीएचयू में आप आए, आप छात्र नेता थे, तो मैं थोड़ा-सा एक व्यक्तिगत भी जानना चाहता हूँ कि पहली बार कैसे आपका रिश्ता तिब्बत मुद्दे के साथ में बना? किसके माध्यम से बना? कौन से कार्यक्रम के माध्यम से बना? क्योंकि इस समय जो लोग हैं वो आपको भारत तिब्बत मैत्री संघ का या जो आप जो संगठन चलाते हैं उसके तौर पे जानते हैं, लेकिन उसका एक शुरुआत कैसे हुई ये जानना सभी के लिए रुचिकर भी होगा और मुझे लगता है कि आवश्यक भी है क्योंकि पीढ़ियां बदलती गईं लेकिन हमारा कमिटमेंट जो है समाजवादियों का कमिटमेंट खत्म नहीं हुआ, वो अनवरत चल रहा है। तो वो मैं इसलिए थोड़ा-सा जानना चाहता था कि आप अपना जी, ये कैसे इस बहुत इश्यू के साथ में ठीक आपका तरीका होगा, राब्ता बना? क्योंकि अक्सर लोगों को जिज्ञासा होती है। हमको तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने कई बार समझाने की कोशिश की कि चीन से उलझना ठीक नहीं है, वो महाबली है और जब उससे दोस्ती हो जाएगी तो तिब्बत का मामला भी सुलझ जाएगा। तो हमने कहा कि इस तर्क से तो भारत की आजादी की लड़ाई ही गलत थी, अंग्रेजों से उलझना ठीक नहीं था और जब अंग्रेजों से दोस्ती हो जाती तो हमारी आजादी का भी मामला सुलझ जाता। लेकिन हमने कहा नहीं, हम असहयोग करेंगे क्योंकि वो अन्याय है। अन्याय का मुकाबला करना तिब्बतियों की एक बड़ी जबरदस्त कहानी है। मैं 1962 के चीनी हमले के समय में स्कूल का विद्यार्थी था और जैसे सारा राष्ट्र शर्मिंदा हुआ था, मैं भी उस शर्म से डूबी हुई पीढ़ी का एक तरुण था। और उसी के बाद जब हिमालय बचाओ की ललकार दी राम मनोहर लोहिया ने, तो जब उनके कार्यक्रम हुए देश के अलग-अलग हिस्सों में, तो बनारस में जब उनका कार्यक्रम हुआ तो उसमें मुझे भी जानने का मौका मिला और तब मैं हाई स्कूल का विद्यार्थी था। उसी के कुछ वर्षों बाद तिब्बती समाज की तरफ से वाराणसी के सारनाथ में उच्च बौद्ध अध्ययन विश्वविद्यालय का निर्माण शुरू हुआ और उसमें हम लोग समाजवादियों के प्रेरणा स्रोतों में से एक जगन्नाथ उपाध्याय जी, जिन्होंने राष्ट्रपति द्वारा पैर धोने की कोशिश का बहिष्कार किया था, उस जगन्नाथ उपाध्याय ने इन तिब्बती लोगों की मदद की और वहाँ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय था जिसमें बौद्ध अध्ययन का एक अलग विभाग था। आनंद प्रकाश तिवारी जी जानते हो क्योंकि ये बीएचयू के उस जमाने के छात्र नेता थे। तो हमारा जो संबंध था दोहरा था। एक तरफ तो स्वतंत्रता की रक्षा के लिए समर्पित निर्वासन में आकर के कष्ट उठा रहे तिब्बती भाई बहनों का आत्मबल था और दूसरी तरफ बौद्ध धर्म और दर्शन की विरासत से जुड़ा तिब्बत था। आपको याद होगा कि हमारे जो पुरखों के सबसे अग्रणी थे आचार्य नरेंद्र देव, उन्होंने हिंदी में पहली किताब बौद्ध धर्म दर्शन की लिखी थी और उसके नाते हमारा बौद्ध धर्म के प्रति भी एक सहज आकर्षण था। बाद के दिनों में राव संस्कृतायन जी से लेकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तक सबने बौद्ध धर्म में मुक्ति का रास्ता खोजा और बताया। तो तिब्बत का जो प्रश्न था, ये बनारस में जो तिब्बती पढ़ने आते थे और पढ़ा रहे थे उनके संपर्क के नाते हुआ, लेकिन हमारी वो क्षमता नहीं थी। बाद के दिनों में जब समाजवादियों का कुछ बल बढ़ा और हमारा दायरा बढ़ा और जयप्रकाश नारायण जी पुनः राष्ट्रीय राजनीति में वापस आए, तब तिब्बत के प्रश्न को प्रमुखता मिली और बहुत बड़ा राष्ट्रीय सम्मेलन उस समय दिल्ली में आयोजित हुआ जिसके संयोजक जॉर्ज फर्नांडिस जी थे और उस सम्मेलन में आने का हमको भी निमंत्रण मिला और ये बात 1986-87 की होगी। उसके बाद एक मौका दूसरा आया जो बहुत शर्म का मौका था सुनीलम जी। चीन के राष्ट्रपति भारत आए, तिब्बती लड़के लड़कियों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया, उनको लड़कियों को मर्द पुलिस ने बेइज्जत किया, पुलिस ने थाने में बंद किया और उस समय समाजवादियों की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई उनकी रिहाई के लिए। रात को 12 बजे उनको रिहा करने का आदेश जस्टिस सावंत की बेंच ने दिया। उन्होंने कहा कि तिब्बती लोगों को अपनी आजादी के लिए, अपनी तकलीफ के लिए विरोध करने का अधिकार, इनको तत्काल छोड़ो। और उसी के बाद सारे देश में बड़ी निंदा भी हुई कि हम एक मेहमान को खुश करने के लिए दूसरे शरणार्थी मेहमान का अपमान करने के अधिकारी कैसे हो गए। और एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, उस राष्ट्रीय सम्मेलन में तिब्बती संसद के तब के सभापति सामदांग रिम्पोछे जी ने
पहल की थी, तमाम देश भर के लोग इकट्ठा हुए थे और वहीं ये तय हुआ कि भारत तिब्बत मैत्री को प्रबल बनाए रखने के लिए एक नए मंच को बनाया जाए और भारत तिब्बत मैत्री का जो काम शुरू किया था लोहिया जयप्रकाश ने, उसमें एक नई शाखा बनी, भारत तिब्बत मैत्री संघ। और प्रोफेसर परिमल कुमार दास जो समाजवादी शिक्षक नेता थे, जेएनयू में विदेश नीति विशेषज्ञ थे, उसके अध्यक्ष बने। मुझे उसका सचिव बनाया गया। तब तक मैं जेएनयू पढ़ाने आ गया था। और उसके बाद आप सब लोगों की मदद से हर 10 मार्च से लेकर के और मौके जो आते हैं 10 दिसंबर, दलाई लामा का जन्मदिन 6 जुलाई, हम लोग देश भर में, और आज भारत तिब्बत मैत्री संघ के 146 जिलों में इकाइयां हैं और 14 प्रदेशों में समितियां हैं। लेकिन काम अभी बहुत बाकी है, क्योंकि हम लोगों को आशा था कि श्री नरेंद्र मोदी जिस पार्टी परंपरा से आए हैं, वो संसद में लगातार समाजवादियों के साथ तिब्बत के सवाल पर बोलती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने पहले शपथ ग्रहण समारोह में तिब्बती सरकार के प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण दिया, उसके बाद भूल गए, दबाव में आ गए। और अब हमको लगता है कि भूल हुई है, क्योंकि चीन ने हमारे आचरण में कमजोरी देखी और वो हम पर ही हमला कर बैठा। लद्दाख, गलवान घाटी में, अरुणाचल प्रदेश में चीन का इस समय खुला हस्तक्षेप है, सैटेलाइट पर दिखाई पड़ता है। अरुणाचल के सांसद ने, जो बीजेपी का है, उसने सदन में इसके बारे में कहा। लद्दाख में हर पत्रकार जा करके यही बता रहा है कि वहां हस्तक्षेप है, लेकिन हम भूल रहे हैं, हम गलती कर रहे हैं। हमको याद रखना चाहिए कि तिब्बत की आजादी और भारत की सुरक्षा, हिमालय की सुरक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और ये मंत्र समाजवादियों का दिया हुआ है। हमें आशा है कि देर सही सारे देश के राजनीति की जो स्वतंत्रता में यकीन करते हैं, जनतंत्र में भरोसा करते हैं और पड़ोसी धर्म निभाने का जिम्मा लेना चाहते हैं, वो आपके साथ, हमारे साथ जुड़ेंगे। आप जो ये मैत्री संघ चल रहा है, मैं तो दर्शकों के लिए मैं जानना चाहूंगा कि उससे जुड़ने का क्या तरीका है। अगर आप उसके बारे में आप बताएंगे, उसका अगर कहीं कहीं कार्यालय हो उसके बारे में आप बताएंगे, और जो जिम्मेदार साथी हैं कुछ उनके बारे में अगर आप बताएंगे तो लोगों को जुड़ने में देखिए, भारत तिब्बत सुविधा मैत्री संघ का राष्ट्रीय दायरा बढ़ा जब श्री रवि राय जी वरिष्ठतम समाजवादी नेताओं में अग्रणी और लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष, वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को तैयार हुए। उन्होंने अपने घर को ही राष्ट्रीय दफ्तर बना दिया था, और इसके जुड़ने का बिल्कुल सीधा और सरल रास्ता है, और वो ये है कि अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो आप खुद बहुजन संवाद को संदेश भेज सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं, या भारत तिब्बत मैत्री संघ का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। धर्मशाला से एक पत्रिका तिब्बत देश नाम से निकलती है, उसको अपने यहाँ मंगा सकते हैं, उसका सीमित छोटा सा शुल्क है। और करना यही है कि आप अपनी तरीके से अपने क्षेत्र में तिब्बत के बारे में, हिमालय के बारे में रुचि रखें, सरोकार रखें। और अगर आप विद्यालय में हैं तो वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन करें। अगर आप शहर में हैं, लेखक लेखिका हैं, तो विचार गोष्ठी करें। तिब्बती लोगों ने पिछले दिनों में अपनी मुक्ति साधना की तैयारी में हिंदी में बोलने वाले बहुत अच्छे वक्ताओं का एक सिलसिला बना रखा है, और भारत तिब्बत समन्वय केंद्र एक तिब्बती सरकार की तरफ से चलता है, वो भी हमको आपको मदद करेगा। तो अगर आप YouTube का इस्तेमाल करते हैं तो हर हफ्ते 2 बार हिंदी में तिब्बती आंदोलन की तरफ से बुलेटिन जारी होती है, जो सप्ताह की घटनाओं की 2 बार रिपोर्ट करती है। तो कई तरीके से जुड़ने का रास्ता है। ये एक निःशुल्क मंच है, ये न देशी न विदेशी कहीं से कोई पैसा लेता नहीं, क्योंकि पैसे की जरूरत नहीं है इसमें खाली प्रेम बल की जरूरत है, सहयोग की जरूरत है। और जब कभी कोई कार्यक्रम होता है, जैसे अभी 10 मार्च को दिल्ली में रैली होगी, देश के अलग अलग जिलों में रैली होगी, तो वो स्थानीय छोटे छोटे चंदों से बैनर, पोस्टर, झंडे का इंतजाम हो जाता है। जी,
प्रोफेसर साहब, इसमें जो इस समय तिब्बत की मुक्ति का जो साधना आप जिसे कह रहे हैं, तो हम तो उसको तिब्बत की आजादी की लड़ाई मानते हैं। बीच में ये बात कही जाने लगी थी कि हम तो एक ऑटोनॉमस जो है हिस्सा बनकर के रहने को तैयार हैं, ऐसा कुछ लोगों ने स्वीकार किया। लेकिन जो तिब्बत का जो ऑफिशियल वर्जन है, वो तो स्पष्ट तौर पर आजादी को लेकर के है, क्योंकि इसको लेकर के चीन भी बराबर सवाल उठाता रहा है और कई कई किस्म का कंफ्यूजन भी लोगों के बीच में बना है। तो उसके बारे में थोड़ी सी स्पष्टता अगर होगी कि ये जो भी चीन आपने का बहुत बराबर जरूरी कहना सवाल रहा है उठाया। कि एक ऑटोनॉमस जो है हिस्सा हम इसको मानने को तैयार हैं, तो उसके लेवल पे ऑफिशियल लेवल के ऊपर क्या है? चीन तो उसे अपना हिस्सा ही मानता है तिब्बत को, वो उसकी स्वतंत्रता की तो खैर बात ही करने को तैयार नहीं है। तो अभी ऑफिशियल स्टेटस में 59 के बाद से आज तक कोई परिवर्तन हुआ है क्या? क्योंकि यूरोपियन जो सोशलिस्ट हैं वो भी, और अमेरिकन कांग्रेस उसके अंदर भी इस तरीके के प्रस्ताव पारित हुए हैं तिब्बत के पक्ष में, तिब्बत के लोगों के पक्ष में। तो क्या अभी स्थिति बनी है नई? पहले तो जो तिब्बत का दुख है उसकी तस्वीर मैं आपके सामने दो तीन वाक्यों में बता दूं कि लोगों को, खासतौर पर चीनियों को, ये अनुमान था कि नई पीढ़ी को हम इस तरह से उनका शिक्षा में हस्तक्षेप करके, प्रशासन में हस्तक्षेप करके माहौल बनाएंगे कि वो दलाई लामा को भूल जाएंगे और तिब्बत की आज़ादी को भूल जाएंगे। तिब्बत का चीनीकरण का अभियान चला। चीनी भाषा को अनिवार्य शिक्षा का माध्यम बनाया गया, प्रशासन का माध्यम बनाया गया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को वहां का प्रशासक बनाया गया। लेकिन अभी भी तिब्बत में आजादी की मशाल जल रही है। पिछले दिनों वियतनाम में तो कुछ बौद्धों ने अपना आत्मदाह किया और सारी दुनिया में तहलका मच गया। 160 से ज्यादा भिक्षुओं, भिक्षुणियों और नागरिकों ने आत्मदाह किया। दलाई लामा को अपील करनी पड़ी कि आत्मदाह न करो, क्योंकि तिब्बत की आजादी के लिए आपका जीवन बहुत कीमती है। तो तिब्बत में लड़ाई जारी है, प्रतिरोध जारी है, हालांकि वो पूरी तरह से सैनिक शासन का एक नमूना बना हुआ है। दूसरे जो तिब्बती विदेशों में हैं, लगभग 1,20,000 हैं, जिसमें से बहुत बड़ी संख्या यानी लगभग 90,000 तो भारत में, 10,000 से 15,000 के बीच में नेपाल में, और बाकी 15,000 लोग अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जगह जगह शरण लिया। लेकिन जहां भी तिब्बती हैं और अपने आंदोलन को जारी रखे हुए। अब हमें तिब्बत के प्रश्न पर दलाई लामा की तरफ से प्रयास। आपको याद है कि भारत में भी आजादी की लड़ाई के शुरू के दौर में, यानी 1905 से 1930 तक हम डोमिनियन स्टेटस की मांग करते थे। हम पूर्ण आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। ये तो नेहरू सुभाष की पीढ़ी जब आगे आई, उन्होंने जिद किया और उसमें समाजवादियों का सहयोग मिला, नरेंद्र देव, जयप्रकाश वगैरह का, और तब भारत की आजादी की लड़ाई का लक्ष्य पूर्ण आजादी, टोटल इंडिपेंडेंस रखा गया 1930 में। और फिर भी 15 साल इंतजार करना पड़ा। इसी तरह से तिब्बती और चीनी संबंध में एक कोशिश ये हुई कि अगर चीनी हमको स्वायत्तता दे दें, यानी शिक्षा में, संस्कृति में और प्रशासन में हमारे समाज का जो दावा है उसको कबूल करें, तो विदेश नीति और रक्षा नीति और वित्त व्यवस्था हम चीनियों को सौंप सकते हैं। स्वायत्तता के लिए तैयार हुए। लेकिन स्वायत्तता चीन को मालूम ही नहीं। ये तो जब दलाई लामा के साथ उन्होंने समझौता किया था 1949 में, 17 सूत्री समझौता, उसमें भी स्वायत्तता की गारंटी का कहा गया था। लेकिन स्वायत्तता को भुला के उन्होंने सैनिक शासन स्थापित किया। तो तिब्बती मुक्ति आंदोलन में, आजादी की लड़ाई में दो धाराएं हैं। एक धारा है जो संवाद के जरिए समाधान की चेष्टा में लगी हुई है, और वो कहती है कि अगर स्वायत्तता भी दे दें तो हमारे लिए बहुत कुछ बच जाएगा। लेकिन जो तिब्बती युवक कांग्रेस है, तिब्बती महिला कांग्रेस है, महिला संगठन है, और इस तरह के जो नागरिक संगठन है, वो जानते हैं कि चीन स्वायत्तता का सम्मान करना नहीं जानता और हमको पूर्ण आजादी चाहिए। रांगजिन कहते हैं वो,
तो हम लोग भारत तिब्बत मैत्री संघ मूलतः तो मैत्री के आधार पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जिसमें जो तिब्बती समाज का निर्णय है वो हमारे सिर माथे पर है। लेकिन हम भी जानते हैं अपने खुद के अनुभव से कि अंग्रेजों ने भी तमाम प्रयासों को इनकार करते हुए हमको भारत छोड़ो का नारा देने को मजबूर किया, और भारत छोड़ो आंदोलन के बाद हमको आजादी मिली। वैसे ही तिब्बत को भी ये स्पष्ट है कि चीनियों तिब्बत छोड़ो, इसी नारे के इर्द गिर्द दुनिया को खड़ा होना पड़ेगा। दुख की बात यह है कि ये तिब्बत बहुत एक पीड़ित देश है, जो एक बहुत बड़े देश का शिकार है। दुनिया में जितने बड़े देश हैं उन्होंने अपने पड़ोसियों को परेशान कर रखा है। इसलिए अमेरिका का भी दोष है, ब्राजील भी कुछ हिस्से पर कब्जा किए हुए, हर बड़े देश में कुछ छोटे देश उनके पेट में समाये। सोवियत संघ के पेट में 12 देश थे जो सोवियत संघ के बिखरने के बाद आजाद हो गए। तो इसलिए दुनिया बोलती नहीं है। और तुलसीदास ने भी कहा है कि जो प्रबल है उसके दोष को कोई समर्थ को नहीं दोष गुसाए। जो समर्थ है तो ये एक मजबूत झूठ है जिसने कमजोर सच को दबा रखा है। दलाई लामा ने संवाद की कोशिश की। आज से 7 साल पहले तक 8 राउंड बातचीत तिब्बत और चीन के प्रतिनिधियों के बीच में हुई, फिर एकाएक चीन ने बात करना बंद कर दिया। तो दलाई लामा का प्रयास तो यही है, उनका मानना है, दुनिया भी जानती है कि बड़े बड़े विवादों का भी समाधान संवाद के टेबल पर हुआ है। बांग्लादेश का निर्माण संवाद के जरिए हुआ। हम अंग्रेजों और फ्रांसीसियों और रूसियों ने तानाशाही को पराजित करके नाज़ीवाद को खत्म करने का जो आखिरी काम किया, उसमें भी टेबल पर बैठना पड़ा। तो दलाई लामा टेबल पर बैठने में परहेज नहीं करते, लेकिन चीन की तरफ से किसी भी तरह की कोई मुरव्वत नहीं दिखाई जा रही है। इसलिए जैसा मैंने कहा, तिब्बत की नई पीढ़ी तो पूरी तरह से आश्वस्त है कि बिना चीनियों तिब्बत छोड़ो का नारा दिए हमारे समस्या का समाधान नहीं होगा। और इसके लिए वो पिछले 3 पीढ़ियों से लड़ रहे हैं, 1959 से लड़ रहे हैं, और उनके लड़ाई में कहीं कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि उनका दायरा समर्थन का बढ़ता ही जा रहा है। जी, असल में तिवारी जी के भी सवाल है। मैं अपनी ही एक और बात आपसे इस समय, क्योंकि फिलिस्तीन के ऊपर एक किस्म का इजरायली कब्जा और जो युद्ध है वो चल रहा है। 37,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी भी जो है उसमें शहीद हो चुके हैं, जिसमें 11,000 महिलाएं हैं, 8,000 बच्चे हैं, 250 से ज्यादा उसमें पत्रकार हैं, डॉक्टर्स हैं। तो ये जो नरसंहार चल रहा है, तो फिलिस्तीन के सवाल को और तिब्बत के सवाल को आप कैसे, दोनों को आप जोड़ के देखते हैं? क्योंकि दोनों एक स्वतंत्र राष्ट्र थे, दोनों के ऊपर वहां पर कब्जा हो गया 59 में, लेकिन यहाँ कब्जा होने की कोशिश जो है जारी है। और बहुत छोटी सी आबादी है, 32 लाख की आबादी, लेकिन वो लोग लड़ रहे हैं, 3-4 लाख उसमें अब बेघर हैं। तो ये एक तरीके का, ये मैं जरूर, क्योंकि इस समय का बड़ा एक सवाल फिलिस्तीन का सवाल भी है, और तिब्बत एक लगातार क्या कहा जाए, जलता हुआ एक प्रश्न बना हुआ है। तो इन दोनों को एक साथ आप क्या सिमली आप देखते हैं दोनों के अंदर, भारत के लोगों उसके बाद आपकी अपील? जी हाँ, भारत के लोगों ने गांधी के नेतृत्व में ये संकल्प लिया था कि हम आजादी के लिए, पूरी मानव की आजादी के लिए, मानव जाति की आजादी के लिए समर्पित हैं। और भारत ने तब से लेके अब तक, खासतौर पर दक्षिण अफ्रीका, वियतनाम जैसे प्रश्नों पर बहुत नुकसान उठाते हुए भी उनका समर्थन किया, और इतिहास ने हमको सही सिद्ध किया। आज वियतनाम एक हो गया, आज दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी सरकार खत्म हो चुकी है। फिलिस्तीन की लड़ाई भी एक जलता हुआ सवाल है, जिसमें यूरोप और अमेरिका के ढोंग का पर्दाफाश हो रहा है, और दुनिया की तरफ से कोई खास मदद नहीं हो रही है। फिर भी फिलिस्तीनी लोग, मानव का जो सहज स्वभाव है, स्वराज की तलाश, स्वतंत्रता में जीने की इच्छा, उसी का प्रतीक है। और हम और आप तिब्बत और पैलेस्टाइन दोनों के लिए एकजुटता दिखाना चाहते हैं। हमें मालूम नहीं है कि हम क्या करें, क्योंकि हमारी सरकार एक तरफ वो संवाद के लिए प्रयास कर रही है, और दूसरी तरफ
वोट के समय पर तटस्थ हो जा रही है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। हमको एक सीधी राह चलनी चाहिए जिसमें स्वतंत्रता सर्वोच्च मूल्य है, सर्वोच्च आदर्श है, और उसके लिए कोई भी कीमत हमारे लिए कम नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि जो सोवियत रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, इजराइल और फलस्तीन की हिंसा चल रही है, तिब्बत और चीन का मामला है, भूमंडलीकरण का दावा था सुनीलम जी और आनंद प्रकाश जी कि अगर भूमंडलीकरण का को मौका मिलेगा तो दुनिया में शांति का साम्राज्य हो जाएगा। आज भूमंडलीकरण सारी दुनिया पर छाया हुआ है और दुनिया में युद्ध खत्म नहीं हुआ बल्कि खुल करके बेशर्मी के साथ हथियारों की होड़ चल रही है। तो हम और आप तिब्बत के पक्ष में हैं, फलस्तीनियों के साथ न्याय हो इसके पक्ष में है। हमारे नायकों में से एक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने महासंघ का फॉर्मूला दिया था, भारत पाक महासंघ, अरब इजराइल महासंघ या फलस्तीन और इजराइल महासंघ, वियतनाम की एकता, जर्मनी की एकता। कुछ दूर तक मानवता चली फिर ठिठक गई है। फलस्तीन में चल रहा नरसंहार इतिहास में बहुत काले अक्षरों में लिखा जाएगा। जी प्रोफेसर साहब, यूक्रेन पे जिस तरीके से कब्जा करने की कोशिश रूस ने की, पूरा यूरोप और अमेरिका की फोर्सेस और आर्म इंडस्ट्री वहां लगी हुई है यूक्रेन के पक्ष में, लेकिन इस तरीके की लड़ाई कहीं पर फिलिस्तीन के पक्ष में यूरोपियंस के द्वारा और अमेरिकन के द्वारा नहीं दिखती, वो बल्कि उल्टी तरफ इजराइल के साथ में खड़ा है। इसी तरीके से मतलब हम ये देखते हैं कि यूरोप के जो सोशलिस्ट हैं वो तो सपोर्ट करते हैं, तिब्बत के सवाल को सपोर्ट करते हैं, इवन अमेरिकन जो उस तरीके के डेमोक्रेट्स हैं वो भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन कोई ताकत लगाने के लिए तिब्बत के सवाल पर तैयार नहीं है। तो जैसे मैंने आपसे एक ये सवाल पूछा था अब फिलिस्तीन और तिब्बत के को लेकर के, सिमली को लेके, उसी तरीके से तिब्बत और अब यूक्रेन को अगर देखें तो आपको क्या दिखलाई पड़ता है कि ये क्या पाखंड नहीं है कि एक के साथ में तो आप पूरे हथियार लेके खड़े हुए हैं और दूसरे के लिए आप जो है वो केवल लिप सर्विस दे रहे हैं? नहीं, आप तो जानते ही हैं कि हम लोगों ने बहुत पहले जान लिया था कि इसके लिए जो विश्व का मंच बना है संयुक्त राष्ट्र संघ, वो एक तरह से इनके हितों की रक्षा का एक औजार बन गया है और संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से कोई पहल नहीं हो पा रही है। हम उम्मीद ये कर रहे थे कि तिब्बत के सवाल पर अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीका और एशिया के 9 स्वाधीन देश एक साथ बोलेंगे। जयप्रकाश नारायण जी ने अफ्रो एशियन सम्मेलन से शुरुआत ही की थी, लेकिन दुनिया में ऐसा लगता है कि 2 चीजों का बल है, एक तो लोभ है और एक भय है। तो चीन ने दोनों हथियार इस्तेमाल किया है, उनकी पूंजी और उनके बाजार का लोभ और उनके हथियारों का भय, इन दोनों ने मिलकर के सारी दुनिया को एक मूक दर्शक में बदल दिया है। लेकिन मूक दर्शक हों या मुखर दर्शक हों, न्याय की लड़ाई को लोग दूसरों के भरोसे नहीं लड़ते हैं और कभी कभी हार भी जैसे यहूदियों का सर्वनाश करने का जो कोशिश नाज़ी जर्मनी में हुई, तो बेचारे सब मारे जाते रहे, 60 लाख यहूदियों का संहार हुआ, लेकिन कुछ ज्यादा मदद नहीं हुई। वैसे ही आज जो घटनाएं चल रही हैं, तिब्बतियों का संहार चल रहा है और दुनिया चुप है, लेकिन ये दुनिया के खाते में लिखा जाएगा कि दुनिया ने कायरता दिखाई। हम उम्मीद तो यही करते हैं कि हमारे आप जैसे लोग और हमारी छोटी छोटी आवाजें मिलकर के एक बड़ा स्वर बनेगा। हम इस बात से बहुत भरोसा रखते हैं और वो बात यह है कि तिब्बती लोगों ने अपनी लड़ाई को जारी रखा है और दुनिया के पर्यावरण विशेषज्ञ, दुनिया के मानव अधिकार विशेषज्ञ, दुनिया के सांस्कृतिक विशेषज्ञ, दुनिया के भाषा विशेषज्ञ, सबकी एक स्वर में एक ही राय है कि चीन तिब्बत के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है। अब कब तक ये चलेगा कहना मुश्किल है, लेकिन तिब्बतियों के लिए हर सवेरा उम्मीद का है और हर रात संकल्प की है और हर साल 10 मार्च को यही कसम खाते हैं कि अगले साल हम लासा में मिलेंगे। आइए कल 10 मार्च को हम तिब्बती लोगों के स्वर में स्वर मिलाएं। इसी तरह की मदद से हमारी आजादी की लड़ाई भी सफल हुई थी। हमें आशा करनी चाहिए कि हम
दुनिया के दुखी लोगों के साथ खड़े होने वाले देश के तौर पर याद किए जाएंगे और पहचाने जाएंगे। जी प्रोफेसर साहब, आपने समय निकाला, बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी अपना समापन वक्तव्य इस कार्यक्रम का अवश्य दें। पूरी जो बातचीत हुई है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो भी काम करते रहे हैं, पीस के लिए काम करते रहे हैं। तो जी आनंद प्रकाश तिवारी जी, आप इसे कार्यक्रम का समापन करें। जी सर, समापन वक्तव्य ही नहीं, एक हमारी थोड़ी सी जिज्ञासा भी होगी। हम लोग तो गुरु भाई हैं। पूंजीवाद जो आज की तारीख में कॉर्पोरेट पूंजीवाद में ये परिवर्तित हो गया है, और इसके विकल्प के रूप में हम मान चलते हैं कि समाजवाद और समाजवादी दुनिया की हम स्थापना करके बनाएगा। और समाजवाद का जो क्रांतिकारी समाजवाद बन करके अपना निकला था, जिसका प्रतिनिधित्व ये सोवियत यूनियन कर रहा था, और फिर बाद में लाल झंडा लगा करके चीन भी सामने आ गया। लेकिन चीन ने तो, खास करके चीन ने तो मार्क्सवाद को शर्मिंदा किया, क्योंकि मार्क्सवाद ये कभी भी किसी के ऊपर हम हमला करना, उसको बलात् कब्जे की बात नहीं करता है। लेकिन उसके बावजूद भी आज की तारीख में चीन को देखें, और आज की तारीख में ये बिखरे हुए रूस को भी देखें, अपने रूस को देखें, तो इन लोगों ने जिस तरीके से जो कल्पना की जा रही थी कि समाजवाद उसका तब्दील बनेगा, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये लोग भी पूंजीवाद और खास करके कॉर्पोरेट पूंजीवाद के चंगुल में फंस गए हैं? और अगर ऐसा है तो फिर ये समाधान कहाँ से कैसे निकल पाएगा? आपने बहुत अच्छी बात कही आनंद प्रकाश जी। ब्रिटिश साम्राज्यवाद की मां का नाम था ब्रिटिश पूंजीवाद। वैसे ही जो अमेरिका या चीन हरकतें कर रहे हैं, या रूस की जो चुप्पी रही, इस सब के पीछे एक सामान्य दुर्घटना का योगदान है। वो है रूस का पूंजीवादी हो जाना, चीन का पूंजीवादी हो जाना। आज चीन में दुनिया की पूंजी लगी हुई है और दुनिया में चीन की पूंजी लगी हुई है। और इस समय वैश्वीकरण के दो ही इंजन हैं, चीन और भारत। दोनों खुल करके कॉर्पोरेट ताकतों को संरक्षण दे रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं, संवर्धन कर रहे हैं। और पूंजीवाद की ये फितरत है, जो मार्क्स ने कहा, जो नरेंद्र ने बताया, जो लोहिया ने समझाया, कि पूंजीवाद एक हिस्से में तो रोशनी फैलाता है, उदारता का माहौल बनाता है, मजदूरों को अधिकार देता है, लेकिन दूसरे हिस्से में जो बड़ा हिस्सा होता है, अंधेरा फैलाता है, दमन करता है, शोषण करता है। चीन ने पूर्वी तुर्किस्तान जो मुस्लिम है, जिसको उगुर कहते हैं, मंगोलिया, तिब्बत, इसके विशाल भूभाग को हड़प करके अपने औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया है और उनके प्राकृतिक संसाधनों को बेमुरव्वत उसका दोहन किया है। लेकिन दुनिया, जैसे हम ही अगर कल बाजार में जाएं कोई सामान खरीदने आनंद जी, और हम पूछें कि भाई हमको ये सामान चाहिए, तो दुकानदार दो चीजें देगा, एक थोड़ा महंगा और एक थोड़ा सस्ता। महंगा हो सकता है भारत का बना हो या कहीं और का बना हो, सस्ता वाला निश्चित तौर पर चीन का बना होगा। और हमारे जैसे लोग भी सस्ता वाला खरीदने के चक्कर में चीन की मदद कर देते हैं। लेकिन ये चक्र ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं, धीरज की जरूरत है। और अन्याय को दबाव के जरिए, आतंक के जरिए आप न्याय में नहीं बदल सकते। पूंजीवाद मानवता के साथ अन्याय है, और भारत में अभी समाजवादी शक्तियां फिर से उठ रही हैं, संगठित हो रही हैं। वामपंथी एकता का माहौल है, जनतांत्रिक एकता का माहौल है। और दुनिया में भी आप देखें आनंद प्रकाश जी, तो जब संयुक्त राष्ट्र संघ भी ये स्वीकार करता है कि दुनिया में जहां पर मानव जीवन श्रेष्ठतम है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आधार पर, वो सब समाजवादी देश है। स्कैंडिनेवियन देशों में ही दुनिया के जो 10 सर्वोत्तम देश हैं, जहां जीवन दशा बहुत अच्छी है, शिक्षा का इंतजाम है, दवाई का इंतजाम है, रोजगार का इंतजाम है, वो डेनमार्क है, फिनलैंड है, स्वीडन है। और ये कहानी रूस में भी चल रही थी, लेकिन रूस अपने अंतर्विरोधों में कहीं जाके फिसला और वो बिखर गया, 12 देशों में टूट गया। चीन को अभी भी आग से खेलने का शौक है और वो अपने पड़ोसियों को आतंकित किए हुए है। और उसने कभी भी, जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि इन्होंने मार्क्सवाद को शर्मिंदा किया है, समाजवाद को शर्मिंदा किया है। नई पीढ़ी के सामने चीन एक विस्तारवादी राष्ट्र के तौर पर आता है और उसके ऊपर लाल झंडा लहराता है, तो लाल झंडा बदनाम हो रहा है।
जो दुनिया में मुक्ति का माध्यम बनना चाहता था, वो आंदोलन बदनाम हो रहा है। आइए हम कम से कम इसके खिलाफ बोलें और दुनिया को बताएं कि हम एक समाजवादी के नाते इस पाप के विरोधी हैं, इस पाप को खत्म करने वाले आंदोलन के सहयोगी हैं। जी, तो ये बात तो सही है कि पूंजीवाद का विकल्प अगर कोई हो सकता है तो समाजवादी हो सकता है, लेकिन समाजवाद का या क्रांतिकारी समाजवाद का चोला ओढ़ करके कुछ लोग जाने अनजाने ये पूंजीवाद का और कारपोरेट पूंजीवाद परस्त लोगों का ये पिछलग्गू बनकर के कहीं न कहीं से उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन सारे लोगों को पहचानते हुए हमें जरूरत है इस समय शांति और सद्भाव की दुनिया कायम करने की, और उसमें ये आज का दिन 10 मार्च अपने आप में मील का पत्थर बना हुआ है, आगे भी बना रहेगा, और इसको याद करते हुए हम शांति की मसाल लेकर के आगे बढ़ेंगे। भारत जिसके लिए जाना जाता है, भारत बुद्ध के लिए जाना जाता है, भारत गांधी के लिए जाना जाता है, और ऐसे शांति आंदोलन और खास करके संवाद की प्रक्रिया बंद नहीं होनी चाहिए। संवाद की प्रक्रिया चलती रहे तो ये निश्चित रूप से हम समाजवादी विकल्प भी प्रस्तुत कर पाएंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ हम तिब्बत दिवस पर देश को और दुनिया के तमाम शांतिकामी लोगों को हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं, उनको बधाई देते हैं, और हम जानते हैं हम लड़ेंगे और जीतेंगे, अंततः शांति की स्थापना होगी। और तिब्बत वासियों का जो हमारे देश में अतिथि बनकर आए हुए हैं, हम उनके देश में जाएंगे अतिथि बन करके। हम लोगों का आतिथ्य भाव एक दूसरे को सम्मान प्रदान करता रहेगा, मोहब्बत की तासीर बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। आपको बहुत धन्यवाद, बहुजन संवाद को बहुत धन्यवाद। नमस्कार।